दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगती है लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। आपको और आपके परिवार को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन वैभव यश ऐश्वर्य के साथ छोटी दीपावली पर मां लक्ष्मी आपकी सुख संपन्नता स्वास्थ्य और हर्षोल्लास में वृद्धि करे। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ करते हैं आज की कहानी का शुभारंभ। सुबह सुबह अपना एटीएम पत्नी की तरफ बढ़ाते हुए रजत ने कहा, यह लो, सुधा के साथ जाकर धनतेरस की सारी खरीदारी कर लेना। मीरा ने खुश होते हुए एटीएम थाम लिया। वह अपनी बहन के साथ शॉपिंग करने जाती। शाम को रजत ऑफिस से लौट चुका था, लेकिन मीरा शॉपिंग करके अभी तक लौटी नहीं थी। रजत ने अपने और बाबूजी के लिए चाय बनाई और अधिक देरी होते देख सब्जी भी बना दी। तब मीरा 7-8 शॉपिंग बैग से लदी फदी घर पहुंची तो रजत ने हंसते हुए तंज कसा, अरे इतनी सारी खरीदारी कर डाली। मुझे लगता है कि आज तो मेरा अकाउंट खाली ही करके लौटी हो। दिवाली पर अच्छा खासा दिवाला निकाल दिया मेरा। यह सुनकर मीरा का मूड ऑफ हो गया। उसने बैग्स एक तरफ पटके और कपड़े चेंज करने चली गई। कपड़े चेंज करके आई तो रजत से बोली, मुझसे आपकी तरह कंजूसी नहीं होती। दिवाली का त्यौहार है तो इतना खर्च तो होगा ही। आप तो हमेशा ही फिजूल खर्ची का रोना लेकर बैठ जाते हो। रजत ने पत्नी का मूड देखते हुए कहा, अरे देवी जी, मैं फिजूल खर्ची की नहीं कह रहा। मैं तो बस इतना कहता हूँ कि कुछ भविष्य के लिए भी बचाया करो। मैं कमाता किस लिए हूँ? अपने परिवार के लिए ही तो। लेकिन फालतू खर्चों में मैं थोड़ा कंजूसी करता हूँ। बस एक यही आदत है जो तुम्हें पसंद नहीं। माँ की आवाज़ सुनकर दोनों बच्चे दिया और चिराग भी ड्राइंग रूम में आ गए। रजत ने अपने पिताजी को आवाज़ लगाई तो मीरा ने टोक दिया, अरे उन्हें क्यों बुला रहे हो? मैं बाबूजी के लिए कुछ नहीं लाई हूँ। इस उम्र में उनके पास इतने सारे कपड़े हैं कि अलमारी भरी पड़ी है। वैसे भी वह क्या करेंगे नए कपड़ों का? कहीं बाहर आना जाना तो होता नहीं। रजत को पत्नी की यह बात बहुत बुरी लगती। हर बात में वह बाबूजी को पीछे छोड़ देती, जैसे वह परिवार के सदस्य ही ना हो। लेकिन तेज तरार पत्नी के आगे उसकी एक नहीं चलती। वह घर की मालकिन है, जैसा उसका मन वैसा ही करती। रजत की एक नहीं सुनती। दोनों बच्चे माँ की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। फिर मीरा बच्चों को उनके कपड़े दिखाने लगी। बच्चे बहुत खुश थे। मीरा ने रजत को भी उसके कपड़े दिए, लेकिन उसके चेहरे पर विशेष खुशी नहीं थी। जिसे देखकर वह बोली, क्या तुम्हें कपड़े पसंद नहीं आए? अगर अच्छे नहीं लगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कल चेंज करवा दूंगी। तब तक दोनों बच्चों ने सारे बैग्स खोल दी। चिराग बोला, मम्मी दादाजी के कपड़े कहाँ हैं? क्या आप दादाजी के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई? मीरा बोली, बेटा दादाजी को कपड़ों की जरूरत नहीं है, इसीलिए नहीं लाई। दिया बाल हट करते हुए बोली, मम्मी जी जरूरत कैसे नहीं? आज ही दादाजी मुझसे पूछ रहे थे कि तुम लोग कपड़े खरीदने कब जाओगे। मुझे भी अपने लिए कपड़े खरीदने कितना समय हो गया है, मुझे नए कपड़े नहीं मिले। तुम्हारी माँ से कहता हूँ तो कहती है कि आप तो घर पर ही रहते हैं, आपको नए कपड़ों की क्या ज़रूरत है। लेकिन इस दिवाली मैं अपने लिए एक नया जोड़ा जरूर खरीदूंगा। मैंने अपने लिए पैसे जोड़ लिए हैं। तुम्हारी दादी दिवाली पर मेरे लिए सिल्क का कुर्ता पजामा जरूर खरीदती थी। यह कहते हुए दादाजी की आंखें नम हो गई थी। चिराग बोला, मम्मी क्या बूढ़े हो जाने से त्यौहार मनाने की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं? आप लोग भी जब दादाजी जितनी बुजुर्ग हो जाओगे तब आपको भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि फिर आपको भी कहीं आना जाना नहीं होगा। चिराग की नज़रों में माँ के प्रति नाराज़गी साफ झलक रही थी। मीरा गुस्से होते हुए बोली, देखो तो जरा इसकी जुबान कितनी चलती है। और उसने गुस्सा होकर बच्चों को बाहर खेलने भेज दिया। रजत का मन भी खिन्न हो चुका था, लेकिन पत्नी के सामने कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगर कुछ कहता तो राय का पहाड़ बन जाता, त्योहार पर झगड़ा हो जाता। घर में सुख शांति बनी रहे, यही अच्छा है। दीपावली के दिन पूरे परिवार ने नए कपड़े पहने थे। बाबूजी ने भी सिल्क का नया कुर्ता पजामा पहना था, जिसे देखकर रजत की आंखें चमक गई, लेकिन साथ ही उसे शर्म भी आ रही थी। यह कुर्ता पजामा बाबूजी ने अपनी छोटी छोटी बचत से खरीदा था। बेटा इतना बड़ा इंजीनियर है, बंगला गाड़ी सब है, लेकिन पिताजी के लिए दिवाली पर नए कपड़े नहीं खरीद सकता। यह सोचकर ही उसकी नज़रें झुक गई। कुछ वर्ष और बीते। मीरा तेज तर्रार कर्कश स्वभाव की महिला थी।
उसका घर में एक छत्र शासन था, शांति बनी रहे, कलेश ना हो, यही सोचकर रजत भी उससे कुछ नहीं कहता था। बच्चे बड़े हो गए, लेकिन बड़े होते बच्चे दादाजी के प्रति अपनी माँ के व्यवहार को देख रहे थे। विशेषकर चिराग। दिया की शादी हो गई, वह ससुराल चली गई। एक शाम बाबूजी के कमरे से खांसने की आवाज़ आ रही थी। मीरा ने तीखे स्वर में कहा, अब कान लगाए दरवाजे पर ही खड़े रहोगे या बत्ती भी बंद करके सोओगे भी? रजत बोले, बहुत देर से बाबूजी के खांसने की आवाज़ लगातार आ रही, लगता है तबीयत ज़्यादा ही खराब है। मैं जरा देख कर आता हूँ। बस इतना कहना था कि मीरा बिफर पड़ी। देख कर क्यों आते हो? ऐसा करो, अपना बिस्तर वहीं लगा लो। अभी थोड़ी देर पहले तो घंटा भर मीटिंग बैठा कर आए थे और अब फिर चल दिए। रजत बस इतना ही कह पाया। उम्र का तगाजा है और फिर मौसम भी तो बदल रहा है, खांसी जुकाम तो लगा ही रहता है। तुम चुप करके सो जाओ। लेकिन वह बाबूजी को देखने नहीं गया, क्योंकि अगर चला जाता तो फिर कलेश निश्चित था। अगली सुबह आँख खुली तो रजत बाबूजी के कमरे में गया। उसने देखा कि बेटा चिराग उनके पैरों के पास बैठा बैठा ही सो रहा था। चिराग मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करता और देर रात तक पढ़ता रहता था। उसका कमरा ऊपरी मंजिल पर है। बुजुर्ग पिता का कमरा रजत के कमरे से सटा हुआ है। रजत ने अपने बेटे को जगाते हुए कहा, अरे चिराग बेटा, तुम सुबह सुबह यहाँ कैसे? चिराग बोला, पापा देर रात तक पढ़ते पढ़ते मुझे भूख लग आई थी तो मैं किचन में आया, देखा तो दादाजी बहुत खास रहे थे, इसीलिए यहीं रुक गया। दवाई से भी आराम नहीं पड़ रहा था। मैंने कहा भी था कि डॉक्टर के पास चलते, लेकिन दादाजी ने मना कर दिया। अंतर मन से दादाजी बहुत दुखी लग रहे थे। माँ ने उन्हें कुछ कहा था क्या? यह कहते हुए चिराग की आंखों में नमी। वह अपनी माँ के स्वभाव को जानता है, बचपन से देखता आ रहा है दादाजी के प्रति उनका व्यवहार। जब तक दादी थी तब तक दादाजी की जिंदगी बहुत अच्छी थी। दादाजी के सारे काम वही किया करती थी, लेकिन दादी जी के बाद सारे कामों की जिम्मेदारी मीरा पर आ गई। तब से ससुर जी बहू की आंखों की किरकिरी बने हुए। वह उन्हें समय पर 2 रोटी तो बनाकर खिलाती, लेकिन उसके लिए भी 10 बातें सुना देती। रजत और चिराग बाबूजी का ध्यान रखने की पूरी कोशिश करते हैं, इस पर भी वह गुस्सा करती। रजत बोला, बेटा तू तो जानता है कि तेरी माँ की जुबान बेलगाम है। जब बोलने पर आती है तो कुछ भी नहीं सोचती। यह भी नहीं देखती कि बाबूजी का कमरा पास ही है, सुन लेंगे तो उनके मन पर क्या बीतेगी। रजत ने आह भरते हुए कहा, दादाजी सो रहे थे, रात भर खांसी से परेशान थे, लगता है सुबह ही उनकी आंख लगी। तभी बाहर से कर्कश आवाज़ गूंजी, सुबह की सेवा चाकरी शुरू हो गई बाप बेटे की। चाय नाश्ता करना है या वहीं भिजवा दूं? आवाज़ इतनी तेज थी कि बाबूजी जाग गए। उन्होंने भी यह सुन लिया था। वैसे भी उन्हें आदत पड़ चुकी थी, जिससे उनके अंदर जीने की इच्छा खत्म ही हो चुकी थी और कुछ दिनों से अपने आप को कोस रहे थे। भगवान, मेरे शरीर से प्राण हर क्यों नहीं लेता? माँ की बातों से आहत दादाजी को देखकर चिराग को बहुत दुख पहुँचता था। अपनी माँ के प्रति उसके मन में घृणा पैदा हो चुकी थी, लेकिन यह दादाजी और पिताजी के संस्कार थे कि उसने कभी माँ को पलटकर जवाब नहीं दिया। समय निरंतर गति से चलता गया और कुछ समय बाद दादाजी सरोग सिधार गए। इसके कुछ समय बाद ही रजत की भी हृदय गति रुकने से अकस्मात मृत्यु हो गई। अब मीरा विधवा हो चुकी थी। बेटा चिराग एक सफल डॉक्टर बन चुका था और उसकी भी शादी हो गई थी, लेकिन आज भी चिराग अपनी माँ के ताने नहीं भूला था। उसे वह सारे उल्हाने याद थे जो वह दादाजी को दिया करती थी। खैर, बुढ़ापा तो सब में आता है, यह किसी का सगा नहीं होता। मीरा पर भी आया। अब अक्सर ही उसके खांसने की आवाज़ें आती तो चिराग दौड़कर माँ के पास चला जाता और अपनी पत्नी से भी यही कहता कि यह उम्र का तकाजा है, सबके साथ लगा है, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। यह सुनकर मीरा जी की नज़रें झुक जाती। वह अपनी माँ को दवाई देता, पत्नी से सेवा करवाता। यह संस्कार उसके खून में थे। मीरा को इस बात का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह मीरा का कर्कश स्वभाव ही था जिसके चलते ससुर जी भी अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाए और पति भी अकस्मात मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब वह बेटे और बहू से नज़रें नहीं मिला पाती थी। एक दिन चिराग जब माँ के पैर दबा रहा था तो मीरा जी फूट फूट कर रोने लगी। चिराग ने माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, क्या हुआ माँ, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मीरा बोली, नहीं बेटा, गलती तो मुझसे हुई है जो मैंने अपने सास ससुर और पति के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। चिराग ने आहा भरते हुए कहा, हाँ माँ, काश तुम्हारी जुबान कुछ मीठी होती तो मेरे पिताजी और दादाजी थोड़ी सी जिंदगी और जी लेते।
दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आशा करता हूँ कहानी जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट्स करके जरूर बताएगा। और अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगती है लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान। दोस्तों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।